हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 वितान भाग 1 का पहला पाठ गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के प्रश्न। इस पाठ का सारांश हम लोग पढ़ चुके हैं, पाठ को अच्छी तरह से इसकी व्याख्या समझ चुके हैं। अभी इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें हम प्रश्न उत्तर जितने भी पाठ्य पुस्तक में हैं वो और उनके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर लेखक ने पाठ में गानपन की बात की थी। तो गानपन का शाब्दिक अर्थ होता है कि गायकी में जो एक आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे, गाने में किसी का मन मोह ले, उसको गानपन कहते हैं। वास्तव में यह कला लता जी में है। गीत को गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाएं, यही उनका प्रयास रहता है। इस प्रयास में उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन का होना जरूरी है। अभी लता जी के गाने में गानपन बहुत अधिक था। गानपन मतलब मधुरता, कि उनका गाना सुनकर के आदमी मोहित हो जाता था। और उनके लिए जो वो पूरे प्रयास करती थी कि उनका गानपन बना रहे, उनमें अपने गानों में भाव भी होते थे। जब सिंगर्स जो है वो गाना गाते हैं तो उस समय वो भाव अपने मन में लाते हैं। अगर दुख का गाना गाते हैं तो वो दुख के भाव अपने मन में लेकर आते हैं। अगर वो खुशी का गाना गाते हैं तो वो खुशियां अपने मन में महसूस करते हैं। तो वो खुशी का एहसास करके फिर उस गाने को, उस फील को ला करके गाना गाते हैं, तभी हम उस गाने से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा गाने का गानपन लता जी के गानों में पूरा था और वो पूरे प्रयास करती थी। जिस प्रकार से एक मनुष्य में मनुष्यता होना जरूरी है, अगर मनुष्यता नहीं तो वो मनुष्य बेकार है, उसी प्रकार से अगर गाने में गानपन नहीं तो वो गाना भी बेकार है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपन है। यह गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना पड़ता है। साथ ही गीत के बोल स्वरों के साथ साथ भाव में भी पिरोए जाने चाहिए। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता व निर्मलता भी होनी चाहिए। स्वरों का जितना स्पष्ट व निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उसकी लयात्मकता भी होनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करके उनको अपने संगीत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अभी ये गानपन लाने के लिए संगीतकार को क्या क्या करना पड़ता है, उसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। रियाज मतलब अभ्यास करना पड़ता है। और लता जी की लोकप्रियता उनके इसी गानपन के द्वारा थी। वो बहुत रियाज करती थी। उनको स्वरों का, लय का, ताल का बहुत अधिक ज्ञान था। और उनके स्वर कैसे होते थे? निर्मल स्वर लगते थे। निर्मल स्वर और उच्चारण कैसा था? बहुत शुद्ध उच्चारण। अगर गाना आप सुन रहे हैं और आपको उसकी वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है, उसकी लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको गाने का असर ही नहीं होगा। तो लता जी के गानों में जो लिरिक्स थे वो उनके बिल्कुल साफ सुनाई देते थे और यही उनका गुण था। लेखक ने लता की गायकी के किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती, उदाहरण सहित बताइए। लता जी की गायकी की सभी विशेषताएं बतानी है। अभी बच्चों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसमें आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पॉइंट बना करके लता जी की विशेषताएं लिखनी है। अभी आप पॉइंट बनाने के समय आप क्या करेंगे? आप अंकों के अनुसार अपने पॉइंट्स बनाएंगे। अगर आपका प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है तो आप 3-4 मेन पॉइंट्स बनाएंगे। आप भले पॉइंट के बाद 2 लाइनों में अपना उत्तर पूरा कर दे, लेकिन पॉइंट्स सभी आप जरूर बनाएंगे। सारे बुक की बातें पॉइंट बनाकर लिख दीजिए तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। क्या क्या है? लेखक ने लता की गायकी के निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया। पहला क्या है? सुरीलापन। बहुत सुरीले स्वर उनके लगते थे। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर अद्भुत मिठास और तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण है। उनको आपने सुना था, जो हमने पढ़ा है, जो शब्द हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना। सुरीलापन। दूसरा, निर्मल स्वर। स्वर कैसे लगते थे? निर्मल, एकदम शुद्ध शब्द लगा करते थे। जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। मतलब जो गाना लता जी गाती हैं वो गाना उनके भाव उस गाने में झलकते हैं। ऐसा लगता है उनका मन बड़ा निर्मल है, तभी वो इतने अच्छे गाने गा पाती हैं। तो निर्मल स्वर लगते हैं। उसके बाद कोमलता। स्वरों में बड़ा कोमल स्वर लगते हैं, कि मतलब हमारे कानों को मधुर लगते हैं। तो वो कोमलता, वो मुग्धता उनके गाने में है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखता था। अभी जो नूरजहां जी थी उनके गानों में मादकता थी, नशा था। लेकिन लता जी के गानों में क्या दिखता है? सुरीलापन, मिठास, निर्मल स्वर और क्या दिखता? कोमलता। और एक क्या विशेषता थी? नाद में उच्चार। उनके उच्चारण में नाद था, उनके स्वरों में गूंज थी, प्रतिध्वनि थी।
तो यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा होता था। ऐसा लगता था कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज और स्वाभाविक है। उनके गानों में दो शब्दों के बीच में कोई गैप, कोई अंतर प्रतीत नहीं होता था। सब एक दूसरे से मिलते हुए से स्वर लगते थे। अभी आपको बच्चों पॉइंट बनाने हैं और उनका जो ये एक्सटेंड करना है, ये अंकों के अनुसार करना है। पॉइंट आप सभी लिख दीजिए, एक एक दो दो लाइनों में आप इसका उत्तर लिख दीजिए। आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ आपको शब्द दिमाग में रहेंगे। परीक्षा में आप अगर दो दो पंक्तियों से भी अपने पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और क्या था? शास्त्रीय शुद्धता। उनको शास्त्रीय ज्ञान पूरा था, तो उनके गायन में शास्त्रीय शुद्धता थी। मतलब गाना वो फिल्मों का गाती थी, चित्रपट गाना गाती थी, लेकिन उसमें शास्त्रीय शुद्धता थी। मतलब बिल्कुल शुद्ध शास्त्रीय राग जो थे उनके गानों में देखने को मिलती है। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय, शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। रंजकता मतलब वैरायटी भी पाई जाती है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती है। अनहद मतलब ऊंचे स्वर। लता जो है वो ऊंचे स्वर बहुत आसानी से गा लेती हैं और वो हमें बड़े सुंदर लगते हैं, हमारे कानों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक तरफ ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक होता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की अल्हड़ गीत युवतियों को मन मस्त कर देते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ है। मतलब चाहे देशभक्ति का गाना गवा ले, चाहे प्रेम के गाने गवा लीजिए, लता जी करुण रस के गाने का हर गाना उनका जो है वो एक से बढ़कर एक होता है और श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती थी। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? लेखक की इस बात से, आप जो ये पाठ में आपने बात पढ़ी, ये कहां तक सहमत हैं आप? तो लेखक का यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत होता। यह संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया हो, किंतु सभी चित्रपटों में यह बात लागू नहीं होती। लता ने कई चित्रपट में अपनी आवाज दी है तथा उसमें करुण रस के गीत बड़ी मार्मिकता और रसोत्कटता के साथ गाए हैं। अभी लेखक ने अपने विचार इसमें लिखे कि शायद उन्होंने जो करुण रस के गाने हैं उनके साथ न्याय नहीं किया। ऊंचे स्वर के और श्रृंगार के गाने तो वो अच्छे गाती हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है किसी एक आध चित्रपट में, फिल्मों में ऐसा हुआ हो, लेकिन उनके कोई भी गाने आप देखें, चाहे वो करुण रस के हों या श्रृंगार रस के हों, उनके गाने सब एक से बढ़कर एक हैं और पूरे रसों की उत्कटता, मतलब उच्च कोटि के रसों के साथ उन्होंने वो गाने गाए हैं। उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान है। उनके स्वरों में करुणा छलकती सी प्रतीत होती है। गायिका के जो सुर लगते हैं, जो शब्द वो उच्चारण करती है, उसमें अपने आप करुणा झलकती है। करुणा मतलब दर्द, वेदना। अगर वो किसी विरहनी प्रेमिका का गीत गा रहे हैं तो उस गाने में वो दर्द हमें महसूस होता है। जैसे कि आप फिल्म रुदाली को देख लें तो दिल हूं हूं करे, वो गाना अगर आपने सुना हो तो उसमें वाकई वो रोने का जो भाव है वो उस गाने में आपको देखने को मिलेगा। इस गीत विरही जनों के हृदयों को उत्कंठित ही नहीं करता, अपितु उनके मार्मिकता से हृदय को बींध सा देता है। इसी प्रकार अन्य कई चित्रपटों पर भी यह बात लागू होती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि लता जी केवल श्रृंगार के गीत ही भली प्रकार से गा सकती है। वे सभी गीतों को समान रसमयता के साथ गाती हैं। अब आपको अपना उसमें जो आपसे पूछा गया तो आप भी यही लिखेंगे कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेखक का अपना अनुभव है, लेकिन उन्होंने सभी फिल्मी गानों में, सभी फिल्मों में गाने अच्छे नहीं गाए, ऐसा नहीं है। उनके करुण रस के गाने भी बहुत उच्च कोटि के थे। प्रश्न 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोर से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अभी बच्चों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके ये जो कुछ शब्द हैं ये थोड़े से कठिन है, एक बार समझ लीजिए। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है। संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। वहां अब तक अलक्षित, अलक्षित जो अब तक देखा नहीं गया, असंशोधित जिसका अभी संशोधन नहीं किया गया, अदृष्टिपूर्व अभी तक कोई, इससे पहले कोई दृष्टि नहीं पड़ी, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं संगीत के जहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। ऐसे बहुत सी चीजें पड़ी हैं। ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। मतलब संगीत का जितना हमने अब तक सुना, जितना हमने अब तक लिखा, जितना हमारी फिल्मों में आया, उसका बहुत कई गुना ऐसा है जो अभी तक सुना नहीं गया, लिखा नहीं गया, देखा नहीं गया। तो
और यही प्रयोग जो है वो चित्रपट में लोग करते चले आ रहे हैं और करते चले जाएंगे। आगे तक बहुत कुछ ऐसा बाकी है। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आज का जो संगीत है उसके संदर्भ में आपको स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए, भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। इसमें वैदिक काल से नाना प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं। इनकी प्राचीन परंपरा होने के कारण इसका क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति भी बहुरंगी संस्कृत है। इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश से आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश समय समय पर होता रहा है। आज भी संगीत में नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चल रही है, किंतु उसमें नाना प्रकार के प्रयोग करके संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास पहले से करते आ रहे हैं। आजकल के फिल्मी संगीत पर भी यह बात लागू होती है। कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण किया जाता है, तो कभी सूफी संगीत का, कभी लोक संगीत का। लोक संगीतों में भी अनेकानेक प्रांतों के संगीतों को आधार बनाकर नए नए गीतों की रचना कर उन पर संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार लोग बहुत जोर शोर से प्रचार भी करते हैं। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में भी नए प्रयोगों के माध्यम से संगीत का विस्तार हो रहा है। अभी आपको क्या लिखना है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश में, हमारी देश की जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है और बहुत विशाल क्षेत्र है हमारा। और हमारा देश कैसा है, जिसमें विविध संस्कृतियां हैं, विविध बोलियां हैं, विविध भाषाएं हैं, विविध प्रांत हैं, जहां अपने अलग अलग लोक संगीत है। उन सभी चीजों को आज की फिल्मों में एक साथ ला करके डाला जा रहा है। आज के संगीतकार रोज नए प्रयोग कर रहे हैं, नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। संगीतों को, अलग अलग तरीके के संगीतों को आपस में मिला करके वो नया तरह का संगीत बना रहे हैं। और यही लोच जो है हमारे वर्तमान चित्रपट संगीत में उसका लिए उसको खास बनाता है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना लोच है कि इतना सब कुछ, हमारी इतनी विविध संस्कृति को हमने ला करके अपने चित्रपट संगीत में मिला दिया कि अभी भी बहुत काम हो रहा है और अभी बहुत काम बाकी है, जिसको कि हमारा चित्रपट संगीत जो है, संगीतकार जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। प्रश्न 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। अभी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रश्न आता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा शास्त्रीय संगीतकार मानते हैं। तो कुमार गंधर्व की राय क्या है? शास्त्रीय संगीतकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन व उत्कृष्ट है। शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के अनुसार स्वर, लय, ताल आदि निश्चित होते हैं। उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन असहनीय है। अभी हमारा देश में शास्त्रीय संगीत हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है और बहुत से संगीतकार शास्त्रीय संगीतकार रहते हैं। अगर उनके जो संगीत का जो नियम है, अगर उसमें जरा भी फेरबदल कर दो तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सहन नहीं कर पाते हैं। लोक संगीत या फिल्मी संगीत स्वर, ताल, लय आदि के संबंध में इतना सख्त रवैया नहीं रखता, लेकिन जो फोक गाने हैं, लोक संगीत है, वो इतना कट्टरता से अपने नियमों का पालन नहीं करता। थोड़ा बहुत फेरबदल उसके लिए मंजूर है। वो लोच उस लोक संगीत में है। इसमें जो भी श्रोताओं को आह्लादित करे वही श्रेष्ठ समझा जाता है। जो कुछ हमको अच्छा लगे वही अच्छा माना जाता है। आज की जो युवा जनता है वो पुराने शास्त्रीय संगीत वाले गाने नहीं सुनना पसंद करती, उसको तो फास्ट पेस वाले गाने पसंद है। तो आज तेज गाने बनाए जा रहे हैं। इसे सीखने के लिए भी शास्त्रीय संगीत की तरह वर्षों के अभ्यास की जरूरत नहीं होती। शास्त्रीय संगीत के आचार्य चित्रपट या फिल्मी संगीत पर यह दोष मढ़ते रहे हैं कि उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात उसके कारण लोगों को केवल कर्णप्रिय धुनें सुनने की आदत पड़ गई है। अभी वो लोग क्या कहते हैं कि लोगों के कान ही बिगाड़ दिए, मतलब जो हमारे कानों के सुनने का स्तर है वो बहुत नीचे गिर गया है। हमको पता नहीं कैसे गाने पसंद आने लगे। पहले जब शास्त्रीय संगीत बजता था और रागें बजती थी तब राजा महाराजा जो आनंद लेते थे। आजकल के बच्चों को वो सुनना ही पसंद है। आजकल हम लोग भी कभी गाने बजा दें अपने पुराने फिल्मी गाने तो हमारे बच्चे बोलते हैं क्या मम्मी ये पुराने गाने लगा रखे हैं आपने, हटाइए इनको, और वो अपने फास्ट सॉन्ग लगा देते हैं। तो जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं आजकल के बच्चों के तो कान बिगड़ गए हैं, उनका स्तर खराब हो गया है। तो ये जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उन्होंने ऐसा आरोप हमारे आज के संगीत पर लगाया है। कुमार गंधर्व का क्या मत है कि वस्तुतः फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं अभी तो सुधार दिए हैं। कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि नहीं बिगाड़े नहीं है, सुधार दिए हैं। उस संगीत ने, आज के चित्रपट संगीत ने लोगों को संगीत की समझ दी कि उस गाने को सुन सकें, उसका आनंद ले सकें और खुद गुनगुना सकें, उसको हूबहू कॉपी कर सकें,
बिना ज्ञान के भी लोग उन गानों को गा सकते हैं। आज फिल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर, ताल, लय आदि के विषय में जानकारी रखने लगा है। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है। शास्त्रीय संगीत के काल में कितने लोग संगीत का ज्ञान रखते थे, कितने लोग उसके दीवाने होते थे, अर्थात बहुत कम। आज लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं, शास्त्रीय संगीत की ओर भी मुड़ने लगे हैं। यह भी फिल्मी संगीत के कारण ही संभव हुआ। हमारा मत भी कुमार गंधर्व से मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकारों की पूछ भी बढ़ी है। जब उन्हें फिल्मों में संगीत देने व कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो लाखों लोग उन्हें पहचानते हैं। अतः फिल्मी संगीत पर उपयुक्त दोष लगाना उचित नहीं है। आपने बच्चों रियलिटी शो देखे होंगे, उसमें बड़े बड़े संगीतकारों को बुलाया जाता है जजेस के लिए। वो क्योंकि जजमेंट के लिए आने लग गए हैं फिल्मी गानों के, तो हम उनको पहचानने लगे। वरना आज से पहले हम कहाँ संगीतकारों को जानते थे, कहाँ गायकों को पहचानते थे, शक्लें भी नहीं पहचानते, लेकिन आज हम सबको पहचानते हैं। तो पुराने संगीतकारों को, शास्त्रीय संगीतकारों को भी फिल्मों ने प्रसिद्धि दिलाई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने हमारे कान बिगाड़ दिए हैं, बल्कि कुमार गंधर्व का कहना भी सही है और हम भी यही मानते हैं कि इस चित्रपट संगीत ने हमारे कानों को सुधार दिया है, हमको संगीत का आनंद लेने लायक बना दिया। प्रश्न 6 देखिए, शास्त्रीय व चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वह संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों या श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। वस्तुतः यह तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल ही आनंद है। संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। अभी आपसे पूछा गया कि चित्रपट संगीत का और शास्त्रीय संगीत का आधार क्या होना चाहिए, तो आधार क्या है? उत्साह, खुशी। अगर संगीत हमें खुशी नहीं दे रहा तो वो संगीत बेकार। तो चाहे शास्त्रीय संगीत हो चाहे चित्रपट संगीत हो, जो संगीत रसिकों को, सुनने वालों को, श्रोताओं को आनंदित कर सकेगा वही अच्छा संगीत है, फिर चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत। श्रोता भी संगीत और मनोविनोद के लिए ही सुनते हैं, ना कि ज्ञान के लिए। कोई भी शास्त्रीय संगीत ज्ञान के लिए नहीं सुनता। हम किस लिए सुनते हैं? हमें आनंद आता है, मजा आता है, तभी हम सुनते हैं। वरना केवल ज्ञान पाने के लिए तो वो जो शास्त्रीय संगीतकार है वही सीखते होंगे। हम और आप तो आम श्रोता तो नहीं सुनते। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। जो भी संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही अधिक लोकप्रिय होगा, अतः उसी की अधिक महत्व भी श्रोताओं द्वारा दिया जाएगा। यह बात संगीत ही नहीं अन्य सभी कलाओं पर लागू होती है। शास्त्रीय संगीत में रंजक या आनंददायक ना हो तो वह बिल्कुल नीरस कहलाएगा, कुछ करने और सोचने के लिए। अगर शास्त्रीय संगीत में रंजकता ना हो, वैरायटी ना हो, आनंद ना हो, वो आनंद देने वाला ना हो, तो वो नीरस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और हमको उसको सुनने में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी संगीत हो उसका आधार क्या है? आनंद, आनंद देना, उत्साह देना, उल्लास देना, और फिर वो चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट। प्रश्न 7, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? अभी शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के अंतर, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आपने इतना कुछ पढ़ लिया कि आप बहुत कुछ पॉइंट बना के लिख सकते हैं। एक बार उत्तर देखिए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य आनंद प्रदान करना है, फिर दोनों में अंतर है। फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों संगीत आनंद देते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित है, गंभीर उसका मुख्य गुण है और इसका स्थायी भाव, जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म चपलता और तेज लय है। गंभीर चित्रपट संगीत ने वो तेज लय और चपलता यानी तेजी, ये चित्रपट संगीत का गुण है। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। सुर, ताल, लय शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल उच्च कोटि के होते हैं, जबकि चित्रपट में प्राथमिक अवस्था में बिल्कुल नॉर्मल स्टेज के, प्राइमरी स्टेज के होते हैं। शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग, बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सी वैरायटी का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में गीत को आघात से ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता तथा लोच को अग्रस्थान देते हैं। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना, अभी चित्रपट के लिए शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत के लिए चित्रपट की जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट संगीत के गाने में और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल एक ही है। 3.5 घंटे की पूरी जो गायन की सभा है वो और 3 मिनट का गाना एक ही बराबर आनंद दे सकता है। तो ये अंतर है इनमें। तो ये आप मुख्य बातें अपने अंतर में लिख सकते हैं। अभी एक प्रश्न है कि कुमार गंधर्व ने लिखा कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श करें। मतलब फिल्मी गानों
गायकों के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्या शास्त्रीय गायकों को भी फिल्मों से कुछ सीखना चाहिए? ये हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल सत्य है कि चित्रपट संगीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। यह उतना सरल भी नहीं जितना इसे समझा जाता है। प्रायः फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का भी प्रयोग देखा जाता है, उसमें भी स्वरों के उतार चढ़ाव, लय आदि का ध्यान रखना होता है। अतः बिना शास्त्रीय संगीत सीखे एक अच्छा चित्रपट संगीत गायक नहीं बना जा सकता। बिना शास्त्रीय संगीत सीखे हुए भी फिल्मों में गायक हैं, लेकिन जिन गायकों ने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, जिनका बेस मजबूत है, वो उच्च कोटि के गायक हैं। किंतु शास्त्रीय संगीत के गायकों को स्वर ताल के आदि के विषय में चित्रपट संगीत से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वो सुर ताल लय में बिल्कुल पक्के होते हैं, उनको फिल्मी संगीत से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन्हें इस विषय पर अवश्य सीखना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत को भी चित्रपट संगीत के समान लोकप्रिय कैसे बनाए। उनको ऐसे कुछ परिवर्तन जरूर करने चाहिए कि फिल्मी संगीत की तरह, चित्रपट संगीत की तरह शास्त्रीय संगीत भी उतना ही लोकप्रिय हो जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित हो सकें। इसके अतिरिक्त उसमें नए नए प्रयोग के लिए अवकाश भी रखना चाहिए। संगीत वर्षों से उन्हीं नियमों से बंधा हुआ है, उसमें नएपन का अभाव है, इसी कारण वह लोकप्रिय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार चित्रपट संगीत में नई धुनों गीतों का समावेश किया गया, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत में भी नए नए रागों की रचना निरंतर होती रहनी चाहिए, तभी यह लोकरंजक होकर लोकप्रिय हो सकेगा। अतः शास्त्रीय गायकों को ये तथ्य चित्रपट संगीत के गायकों से सीखने चाहिए। अभी शास्त्रीय गायकों को क्या सीखना चाहिए कि कुछ नयापन अपने शास्त्रीय संगीत में लेकर आए, कुछ नयापन लाएं, कुछ नए इनोवेशन करें, नई राग जो है वो बनाएं। और जिस प्रकार से फिल्मी चित्रपट संगीत में बहुत सी चीजों का समावेश किया गया है, इतनी रिजिडनेस ना हो, इतने दृढ़ ना हो अपने नियमों के लिए, नियमों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएं, उसमें लोच लाएं, तो शायद और अधिक लोकप्रिय हो सके और लोगों को आनंद दे सके। बच्चों, यहाँ पर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनको भी देखते हैं। लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया? कोई 3 कारण बताइए। अब क्यों माना गया? जो आपने पहले लिखा लता मंगेशकर की विशेषताएं, उन्हीं विशेषताओं के कारण उनको मुख्य माना गया, प्रसिद्ध माना गया। तो वही बातें आप लिख सकते हैं। क्या क्या है? उनकी सुरीली आवाज जो ईश्वर की देन है, पर स्वयं लता जी ने उन्हें बहुत त्याग करके निखारा। उनके गायन में जो गानपन है, उच्चारण में शुद्धता और नाद जैसा संगम, ये 2-3 बातें लिख करके आप बता सकते हैं। इन्हीं कारणों से लता जी को बेजोड़ गायिका माना गया। प्रश्न 2, लेखक ने प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से लता मंगेशकर के आगे निकल जाने के कारण क्या बताया? नूरजहां जो बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, उनसे भी आगे निकल गई वो, ऐसा क्यों? लता के पूर्व चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का अपना एक जमाना था, परंतु उसके क्षेत्र के बाद भी आई हुई लता से कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कम ही होते हैं, पर होते तो हैं। लेखक के अनुसार नूरजहां की गायकी का स्वर मादक उत्थान भरा था, जबकि लता के स्वर में निर्मल, कोमल और मुग्धता भरी थी, और यही उनकी लोकप्रियता का कारण था। नूरजहां, यहाँ अच्छा और बुरा नहीं पूछा गया। नूरजहां बहुत अच्छी गायिका थी, उनके गाने में मादकता थी, लेकिन लता उनसे आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि इनके स्वरों में निर्मलता थी, कोमलता थी, मुग्धता थी और लोगों को बहुत आनंद देता था, इसीलिए ये अधिक लोकप्रिय हो गई और उनसे बहुत आगे निकल गई। कुमार गंधर्व ने लता जी की गायकी के किन दोषों का उल्लेख किया? अभी कुमार गंधर्व ने लता जी के कुछ दोष भी बताए, वो कौन से थे? क्या दोष बताए? कुमार गंधर्व का मानना है कि लता की गायकी में करुण रस का विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। मतलब करुण रस के गाने लता जी ने बहुत अच्छे नहीं गाए, उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गीत बड़ी उत्कटता से गाए, और जो मुग्ध श्रृंगार के गाने थे वो बड़े अच्छे गाए हैं। दूसरी बात कि लता जी ज्यादातर ऊंची पट्टी में ही गाती थी, जो चिलवाने जैसा लगता था। बहुत हाई पिच के गाने गाती थी, जो ऐसा लगता था कि बिल्कुल गला फाड़ करके गाने गाए जा रहे हैं। लेखक ने दोनों ही दोषों को निर्देशकों पर डालकर लता जी को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन ये दोनों दोष बताए वो लता जी के नहीं बताए। बताने के बाद ये बता दिया कि ये सब काम किसने किया? जो संगीतकार थे, जो दिग्गज लोग थे, उन्होंने लता के साथ ऐसा अन्याय किया। अगर वो अच्छे गाने गवाते तो लता और अच्छा गा लेती। लेखक के अनुसार लता जी का 3 मिनट का गायन शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे से भी अधिक प्रभावशाली है। कैसे? लेखक गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय गायन उनके उत्तम लेखक के किसी विस्तृत लेख में जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन जैसा है। वही बात, वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता के साथ प्रकट होता है। लता जी के गायन में यही श्रेष्ठता है। वे आगे लिखते हैं कि 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति है। लेखक कहते हैं कि जितना कुछ 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल में आनंद होता है, जितना कलाएं वो
दिखा पाते हैं, वो सारी कलाएं, वो सारा आनंद लता जी के 3 मिनट के गाने में हमको मिल जाता है। वो सारे स्वाद हमें मिल जाते हैं उनके 3 मिनट के गाने में। और यही कारण है कि लता जी संपूर्ण कलाकृति, उनका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति है। एक एक गाना एक आर्ट का पीस है, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर प्रस्तुत पाठ में गाने के किन तत्वों को आवश्यक माना गया है? अब गाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? गंधर्व के अनुसार गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसको बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। सरल शब्दों में कहें तो गाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य है उसकी रंजकता, अर्थात श्रोताओं द्वारा जो गायकी सबसे अधिक पसंद की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ है। गाने की कसौटी उसकी लोकप्रियता है। गाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रंजकता होना, लोच होना, और वही गाना सबसे अच्छा माना जाएगा जो श्रोताओं को आनंद दे सके। तो यही उन गानों की विशेषता है। अपने सरल शब्दों में लिख सकते हैं बहुत आसानी से इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके। लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लेखक ने क्या कहा? चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है और भी अनेक पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से आज तक उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमत पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं। लता की लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी है। लोगों को उनके गीत पागल कर देते हैं। अंत में वे कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दी में एक ही पैदा होता है। अभी आपको यहाँ लता मंगेशकर जी की पूरी तारीफ कर देनी है कि 50 सालों तक लता उच्च शिखर पर अव्वल नंबर पर रही और वो बराबर साम्राज्ञी के पोस्ट पर रही। उस पद को उन्होंने हासिल किया और उनके जैसी बहुत गायिकाएं हैं जिन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं करी और वो शिखर स्थान पर बनी रही अचल। किसी भी अव्वल पद पर रहने के लिए बहुत सतत प्रयास करने पड़ते हैं और किसी पोस्ट पर रहने के लिए प्रभुत्व जमाए रखे रखना 50 सालों तक इतनी छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उनके गीतों ने लोगों को पागल कर दिया। वो देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 7 देखिए, चित्रपट संगीत और लता मंगेशकर का परस्पर अटूट संबंध है, सिद्ध कीजिए। अभी चित्रपट संगीत और लता मंगेशकर जी का अटूट संबंध है, इसको सिद्ध करना है। वही बातें फिर से लिखनी है कि लता मंगेशकर की वजह से चित्रपट संगीत को प्रसिद्धि मिली, चित्रपट संगीत की वजह से लता जी को प्रसिद्धि मिली। लता मंगेशकर के जीवन से चित्रपट संगीत को अलग करके देखें तो वहां जीवन नहीं होगा। ठीक वैसे ही चित्रपट संगीत से लता को हटा दें तो अर्ध शताब्दी विशाल शून्य सी प्रतीत होगी। अगर हम चित्रपट से, फिल्मों से लता मंगेशकर को हटा दें तो आधी शताब्दी यानी 50 सालों तक बिल्कुल रिक्तता आ जाएगी, खालीपन आ जाएगा। लता जी इतनी इंपॉर्टेंट थी। पिछले 55-60 वर्षों से लता जी अबाध रूप से गायकी के क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं और यही लोकप्रियता चित्रपट निर्माताओं को बार बार बाध्य करती है कि वे अगली फिल्म के गीत भी लता से गवाते हैं। एक फिल्म में गाना गवाते हैं और लता जी की प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि वो बाध्य हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं कि दूसरे फिल्म में भी वो लता मंगेशकर को फिर से रख लेते हैं। तो इस तरह से वो 50 वर्षों से अपना अबाध, जिसमें कोई बाधा नहीं आई, इस तरह से वो गीत गाती जा रही हैं। इस दीर्घ काल में बहुत सी नई अच्छी गायिकाएं भी आईं जिन्हें अवसर मिले और वे लोकप्रिय भी हुई, पर लता जी के मुकाम तक कोई नहीं पहुंच सका। अतः बाध्य होकर फिर जहाज के पंछी की भांति फिल्म निर्माता लता जी के पास पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत से और नए कलाकार भी आए, उनको प्रसिद्धि भी मिली, लेकिन लता जैसी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली और इसीलिए संगीतकार लता को फिर अपनी फिल्मों में गाने के लिए लेते रहे। यह अटूट संबंध को पहला कारण है लता जी की योग्यता। अब ये संबंध का कारण क्या क्या है? लता जी की योग्यता, जिसके समक्ष कोई नहीं टिक पाता। दूसरा, लता जी का त्याग, कला के लिए उनका बहुत त्याग और समर्पण था। उन्होंने बहुत रियाज किया, बहुत अभ्यास किया और यही कारण है कि उनके बाद आने वाली जो गायिकाएं हैं, पार्श्व गायिकाएं, वो इतनी एकाग्रता से संगीत के साथ न्याय नहीं कर पाई क्योंकि उनका ध्यान अन्यत्र भी लगा रहता था। उन सबकी तुलना में लता जी का जीवन पूरी तरह संगीत को समर्पित है। यही समर्पण चित्रपट संगीत के साथ उनका अटूट संबंध बनाए हुए और ये जो उनका संगीत के लिए समर्पण था, ये जो उनकी योग्यता थी, ये जो उनका रियाज था, अभ्यास था, इसी ने चित्रपट के साथ उनका अटूट संबंध बना के रखा। प्रश्न वही होंगे, भाषा बदल के आ जाएगी, तो आपको भी अपने उत्तरों की भाषा बदल करके उसका उत्तर देना है। पाठ के आधार पर शास्त्रीय और चित्रपट संगीत के तुलनात्मक विवेचन किए। फिर वही बात है, शास्त्रीय संगीत क्या है, चित्रपट संगीत क्या है, दोनों में तुलना कर देनी है। एक बार पढ़ लेते हैं। शास्त्रीय संगीत हर संगीत का आधार है, चाहे वह लोक संगीत हो या चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुर, ताल, लय का
निर्धारित नियमबद्ध शास्त्र है। उसी शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए निश्चित आरोह अवरोह से राग बने हैं। उन रागों को निर्धारित ताल में निबद्ध किया गया है। यह केवल साज पर भी बजाई जा सकती है। संगीत के ज्ञान के अभाव में श्रोताओं के लिए शास्त्रीय संगीत मनोरंजक नहीं हो पाता। चित्रपट संगीत में साज आवाज के साथ साथ अंदाज भी होता है। इन गीतों के बोल चित्रपट की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। क्या क्या होता है? सुर ताल लय होते हैं, चित्रपट संगीत में भी होते हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत के लिए आपको चित्रपट का ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन चित्रपट के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होने की आवश्यकता है। मनोरंजक होना इसकी सबसे पहली शर्त है। शास्त्रीय गायन में आप केवल सुर ताल लय है तो वो उच्च कोटि का माना जा सकता है, लेकिन फिल्मी संगीत में उसके साथ साथ अंदाज भी चाहिए, गाने का अंदाज भी होना चाहिए, तभी वो गाना ज्यादा लोकप्रिय होता है। इन्हें श्रोता अधिक चाव से सुनते हैं। यदि उन्हें संगीत का ज्ञान ना भी हो तो भी शब्दों के आकर्षण से उसमें रस भर जाता है। अब गाने इतने अच्छे लिखे जाते हैं, उनके शब्द, उनके लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं कि हमें म्यूजिक का ABCD भी नहीं पता, फिर भी हम उसको बहुत मन से सुनते हैं और उसका आनंद उठा पाते हैं और श्रोताओं को मनोरंजक लगता है। पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत में 3 घंटे की बंदिश में भी उतना आनंद नहीं जितना चित्रपट संगीत की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आता है। लेखक ने कहा कि अगर कोई सभा शास्त्रीय संगीत की हो 3 घंटे की, वो महफिल भी उतना आनंद नहीं दे पाती जितना 3 मिनट का गाना पूरा आनंद दे देता है। शास्त्रीय संगीत के अभाव में किसी भी प्रकार का संगीत संभव नहीं। शास्त्रीय संगीत किसी भी संगीत का बेस है, आधार है। तो चित्रपट के लिए शास्त्रीय संगीत आवश्यक है, लेकिन चित्रपट संगीत में बहुत लोच है, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत से प्रयोग हो रहे हैं। इसीलिए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट में थोड़ा अंतर है। वस्तुतः शास्त्रीय संगीत का विशिष्ट वर्ग का संगीत है, जबकि चित्रपट संगीत जन जन का संगीत। सबसे बड़ा अंतर क्या है? ये विशिष्ट लोगों का संगीत है। शास्त्रीय संगीत कुछ खास पब्लिक है जिसको कि विद्या का ज्ञान है, उनको उसमें ज्यादा आनंद आता है, लेकिन चित्रपट संगीत जन जन का संगीत है। हर आम आदमी भी उसका संगीत को सुनता है और उसका उतना ही आनंद लेता है जितना कि एक जानकार ले सकता है। तो ये जन जन का संगीत। प्रश्न 9, लता मंगेशकर ने किन किन विषयों पर गीत गाए? फिल्म संगीत वालों ने समाज की संगीत विषय की अभिरुचि में एक प्रभावशाली परिवर्तन किया। इस संगीत में लचकदारी, रोचकता ही उसकी सामर्थ्य है। यहाँ का तंत्र ही अलग है, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। इसी कारण लता मंगेशकर ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, मराठी प्रदेशों के लोकगीतों को भी गाया है। धूप का कौतुक करने वाली पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनि देने वाले पहाड़ी गीत लता जी ने गाए हैं। आपको पाठ में आए सभी ये प्रांतों के नाम याद रखने हैं कि उन्होंने पंजाब के, राजस्थान के, मराठी के, बंगाली सभी गीतों को लता जी ने गाया है। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, खेती से संबंधित गीत भी गाए, ब्रज भूमि से संबंधित गीत भी गाए हैं उन्होंने। परिणाम स्वरूप लता जी द्वारा गाया गया। कुमार गंधर्व का मानना है कि यदि लता जी के संगीत निर्देशकों के स्थान पर वे होते तो इतना सरल काम लता जी जैसी गायिका को नहीं देते। उनके हिसाब से कि लता मंगेशकर के पास बहुत अभी योग्यता बाकी रह गई, जिसको कि उन दिग्गजों ने प्रयोग नहीं कर पाए। वो सोचते हैं कि अगर मैं होता तो शायद इतना सरल काम नहीं देता, मैं उनको और उच्च कोटि के गाने देता और वो इससे भी अच्छा कर सकती थी। क्यों? क्योंकि लता जी के पास इतनी योग्यता थी। मैं उन्हें और मुश्किल काम देता। इसका कारण वे बताते हैं कि लता में और भी बहुत सी संभावनाएं छिपी हैं। उन्हें बाहर लाने के लिए उनसे और कठिन कार्य करवाया जाना चाहिए। वो जानते थे कि लता में पोटेंशियल है, उनमें योग्यता है। अगर उनको और कठिन गाने दिए जाते तो उसके साथ भी लता जी न्याय कर सकती थी। ये कुमार गंधर्व का मानना है। प्रश्न 10, लता मंगेशकर की गायकी की समीक्षा कीजिए। अभी समीक्षा मतलब होता है उनका अच्छा भी बताइए और बुरा भी बताइए। तो अब आपको फिर वही बातें लिखनी है। गानपन था, उच्चारणाद में उच्चारण था, मधुरता थी, मुग्धता थी, सुरीली आवाज थी, ज्ञान था शास्त्रीय संगीत का, और उनकी बुराई भी बतानी है कि उन्होंने उच्च कोटि के गाने ज्यादा गाए, करुण रस के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। तो इन सभी बातों को आपको इसमें प्रश्न में लिखना। प्रश्न 11, आज शास्त्रीय संगीत के स्थान पर फिल्म संगीत को अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? शास्त्रीय संगीत हमारी पुरानी धरोहर है, लेकिन फिर भी आज चित्रपट संगीत को अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? वही बात, क्योंकि वो लोकप्रिय है, वो अधिक आनंद देता है, जन जन का संगीत है। जो भी आपने विशेषताएं चित्रपट की पढ़ी वो आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं कि इसीलिए इसको अधिक पसंद किया जाता है।
एक बार उत्तर देखिए। भारत में शास्त्रीय संगीत प्रायः घरानों के नाम से काफी पुराने समय से चला आ रहा है। पहले ये राज दरबारों मंदिरों में सीमित था। इसकी श्रेष्ठता का सूचक माना जाता था। आधुनिक युग में फिल्मों के आने से संगीत की दिशा बदली। शास्त्रीय संगीत अपनी सीमा को लांघना नहीं चाहता था। कठिन होने के कारण जनसाधारण को समझ से बाहर था। अभी शास्त्रीय संगीत की अपनी सीमा थी, अपने नियम है, वो उस नियमों के बाहर नहीं जाता और ये जनसाधारण की समझ से बाहर था। सबको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं था। फिल्मी संगीत सरल था, इस कारण जनसाधारण में लोकप्रिय हो गया। फिल्मी संगीत सरल, सर्वसुलभ, कर्णप्रिय होने के साथ आम जनता इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। शास्त्रीय संगीत सरकारी सहायता का मोहताज रहता है। सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक कार्यक्रमों में फिल्मी संगीत छाया रहता है। जो शास्त्रीय संगीत है उसको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलती है। वो सरकार जो है वो हमारी पुरानी कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाती है जिसमें पैसा खर्च करती है और उस कला को प्रमोट करती है। पर फिल्मी बाकी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें फिल्मी संगीत के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जहां देखो जब चाहो फिल्मी संगीत का आनंद लिया जा सकता है। शास्त्रीय संगीत को सीखने में कठिन मेहनत, धैर्य और धन की जरूरत होती है। आपकी दृष्टि से यह ज्यादा लाभदायक नहीं है, जबकि फिल्म संगीत कम मेहनत से सीखा जा सकता है। इससे आय भी अधिक होती है, इसलिए फिल्मी संगीत ज्यादा लोकप्रिय। प्रश्न 12, चित्रपट संगीत का दिनों दिन विस्तार क्यों होता जा रहा है? दिन के दिन हर दिन चित्रपट संगीत बढ़ रहा है। नए इसमें इनोवेशन, नए प्रयोग हो रहे हैं। लेखक ने बताया कि शास्त्रीय संगीत शुद्धता पर अधिक जोर देता है, इस कारण ये सीमित है। शास्त्रीय संगीत सीमित क्यों है? क्योंकि बहुत शुद्धता, बहुत नियम, बहुत मात्राओं में बंधा हुआ संगीत है। चित्रपट संगीत में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक गीतों, भक्ति गीतों, कृषक गीतों आदि सबका समावेश किया जा रहा है। श्रोता को नएपन की दरकार रहती है। श्रोता को गायन में सुरीलापन, भावुकता अधिक पसंद है। चित्रपट संगीत श्रोताओं की पसंद और परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। जैसी फिल्में हैं, जैसी समाज हो, जैसा माहौल हो, वैसे ही चित्रपट में हमको गाने मिल जाते हैं देखने को। पहले डिस्को चला था, फिर पॉप आ गया, फिर रैप आ गया, आगे नया नया आविष्कार हमें देखने को चित्रपट में मिल रहा है। चित्रपट संगीत का क्षेत्र व्यापक है। इसमें रेगिस्तान का रंग भी है तो समुद्र की लहरें भी हैं। कहीं वर्षा है तो कहीं पर्वतीय गुफाओं के पहाड़ी गीत भी हैं। अनेक राज्यों के संगीत को मिलाकर नए गाने बजाए जा रहे हैं। आजकल हमारा फ्यूजन का जमाना है। नए नए प्रांतों के, स्टेट के गानों को मिलाकर के गाने बना रहे हैं, रीमिक्स बन रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चित्रपट संगीत ने अपने द्वार खोल रखे हैं। वह विश्व के हर रूप को अपने अंदर समाहित कर रहा है। इसका एकमात्र लक्ष्य श्रोताओं को आनंद प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है चित्रपट संगीत का? श्रोताओं को आनंद देना। इसके लिए वे हर नियम को तोड़ने को तैयार है। यही कारण है कि चित्रपट संगीत का विस्तार दिनों दिन होता जा रहा है। चित्रपट संगीत किसी भी नियम में बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए इसका विस्तार हो रहा है और इसीलिए ये इतना लोकप्रिय हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सबको हमने यहाँ पर पढ़ा, पॉइंट वाइज देखा। अब आपको इनके कीवर्ड्स पता है। अब अपने शब्दों में, सरल भाषा में अपने प्रश्नों के उत्तर पॉइंट बना करके आप लिख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए।